अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन में 1% इंडियंस हैं। इन 1% पॉपुलेशन में एक छोटा सा भाग गुजरात में रहने वाले पटेल्स का है। और ये एक गजब की बात है कि पटेल्स का ये छोटा सा ग्रुप पूरे अमेरिका के 50% से ज़्यादा मोटल बिजनेस को ओन और ऑपरेट करता है। मोटल्स हाईवे के किनारे स्थित 20 से 25 कमरों के छोटे गेस्ट हाउसेस को कहते हैं, जहां टूरिस्ट रात को रेस्ट कर सकते हैं। पटेल्स की सफलता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज पटेल अमेरिका की $40 बिलियन से भी ज़्यादा मोटल एसेट्स के मालिक हैं। पटेल्स एक साल में $725 मिलियन का टैक्स पे करते हैं और लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि आज से 35 साल पहले अमेरिका में कोई भी पटेल नहीं था। फिर आखिर कैसे पटेल अमेरिका पहुँचे और अमेरिका के मोटल बिजनेस के बादशाह बने? ये समझने के लिए हमें लेट 19th सेंचुरी में जाना होगा। लेट 19th सेंचुरी में कुछ गुजरातीज युगांडा ईस्ट अफ्रीका चले गए। उन्होंने वहाँ जाकर बहुत मेहनत की और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर अपना एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। उनका बिजनेस, उनका घर, उनकी दौलत सब युगांडा में ही थी। युगांडा की इकोनॉमी में इन पटेल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन समस्या शुरू होती है 1972 में, जब युगांडा में इडी अमीन डिक्टेटर बनकर सत्ता में आया। उसने घोषणा की कि अफ्रीका वाज फॉर अफ्रीकन्स। वो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि पटेल्स युगांडा की इकोनॉमी को कंट्रोल करें। आखिर उसने पटेल्स का सारा बिजनेस छीन लिया, उनके घर, उनकी दौलत सब छीन लिया और उन्हें मजबूर कर दिया युगांडा छोड़ने के लिए। 70,000 गुजरातियों को युगांडा से बाहर निकाल दिया गया। कुछ पटेल इंग्लैंड और कनाडा चले गए और कुछ अमेरिका में आ गए, जहां पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें रिफ्यूजी के रूप में एक्सेप्ट किया। अब पटेल्स के सामने प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास न तो रहने को घर था, न ही जेब में पैसे थे। वे अपनी ब्रोकन इंग्लिश के साथ वहाँ पर जॉब भी नहीं कर सकते थे। ये वो टाइम था जब अमेरिका रिसेशन के दौर से गुजर रहा था और अरब कंट्रीज़ की बाकी कंट्रीज़ के साथ टेंशन चल रही थी, जिसके कारण अमेरिका में पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके कारण लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया, जिससे मोटल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में पहुँच गई। बैंकों ने मोटल्स को सेल पर लगा रखा था और इन मोटल्स को खरीदने वालों को बैंक 90% तक फाइनेंस करने के लिए तैयार थे। ऐसे में एक दिन उनमें से एक पटेल, जिन्हें बुक में ऑथर ने पापा पटेल के नाम से संबोधित किया है, उन्होंने देखा कि एक 20 कमरों वाला छोटा मोटल सेल पर लगा हुआ है जो $50,000 में मिल रहा है, जिसमें से 10% मतलब $5,000 की डाउन पेमेंट करनी है और बाकी 90% अमाउंट बैंक फाइनेंस करने को तैयार था। ऐसे में पापा पटेल को लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा सौदा है, जिसमें उन्हें सिर्फ 10% अमाउंट देकर एक वेल सेटल्ड बिजनेस मिल रहा था। पापा पटेल ने $5,000 का इंतजाम किया और बाकी बैंक से फाइनेंस करा के 20 कमरों का एक छोटा सा मोटल खरीद लिया। क्योंकि पापा पटेल के पास रहने को घर भी नहीं था, इसलिए उन्होंने वहीं मोटल में रहने का निर्णय लिया और फैमिली के सारे लोग मिलके आपस में ही मोटल के सारे काम करने लगे। अपने आप ही सब काम करने के कारण उनका बिजनेस लो कॉस्ट ऑपरेटिंग बिजनेस बन गया, जिसके कारण वे लो कॉस्ट में कस्टमर्स को सर्विस दे सकते थे। दूसरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले कॉस्ट कम होने के कारण पापा पटेल के मोटल में काफ़ी कस्टमर आते थे, जिससे वे अच्छा प्रॉफिट कमा पाते थे। धीरे धीरे जब सब नॉर्मल हो गया, ऑयल क्राइसिस खत्म हो गया और अमेरिकन इकॉनमी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की, तो मोटल बिजनेस भी ग्रोथ करने लगा। इस तरह बाकी पटेल्स ने भी इसी तरह मोटल बिजनेस की ओर रुख किया और अपने धंधो फ्रेमवर्क से अमेरिका के 50% से भी ज़्यादा मोटल बिजनेस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस सक्सेस का एक ही कारण है क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क। धंधो एक गुजराती शब्द है जिसका अर्थ होता है बिजनेस। हाई रिस्क हाई रिटर्न। हमने अक्सर सुना है कि यदि आपको बड़ा रिस्क कमाना है तो आपको रिस्क भी बड़ा लेना होगा, लेकिन धंधो फ्रेमवर्क कहता है लो रिस्क हाई रिटर्न। धंधो टोटल इस बात पर फोकस करता है कि आपको रिस्क को मिनिमाइज रखने पर फोकस करना है और रिटर्न को मैक्सिमाइज रखने पर। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। जब पटेल्स नो रिस्क हाई रिटर्न की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन ये एक बहुत ही लो रिस्क और हाई रिटर्न बेट होती है, जिसमें यदि वे जीतते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन यदि वे नहीं जीतते हैं तो उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अब समझते हैं क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क, जिससे गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी लोग बिजनेस के बादशाह बनते हैं। यहाँ 6 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो आपको सिखाएंगे कि आखिर कैसे आप भी इन प्रिंसिपल्स का प्रयोग करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस में और अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। फोकस ऑन बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एक नया बिजनेस खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे, टाइम और मेहनत की ज़रूरत होती है और ये कोई फिक्स नहीं है कि इतनी कैपिटल, इतना टाइम लगाने के बाद भी वो हमें प्रॉफिट दे।
इसलिए ऑथर मोहनीश पेबराय कहते हैं कि आपको उस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले से ही वेल सेटल्ड हो, जिनका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिससे आप उस बिजनेस की पूरी एनालिसिस करके और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सको। अब सवाल आता है कि आखिर हम किस तरह एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपना पैसा लगा सकते हैं या उसको खरीद सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। यहाँ अलग अलग बिजनेस की हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे बैंक, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, सीमेंट, टायर, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टील और ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस। आप इनमें से जिस बिजनेस को अच्छी तरह समझते हो और आपकी रिसर्च आपको बताती है कि भविष्य में इस कंपनी का ये बिजनेस ग्रोथ करेगा, तो आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, जिससे आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद कर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाई सिंपल बिजनेस इन इंडस्ट्रीज विद एन अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। वॉरेन बफेट कहते हैं, वी सी चेंज एज द एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सो वी लुक फॉर द एब्सेंस ऑफ चेंज, वी डोंट लाइक टू लूज मनी। हम देखते हैं कि एक समय जो कंपनियां मार्केट में राज करती थी वो आज पूरी तरह मार्केट से बाहर हैं और उनकी जगह दूसरी कंपनियों ने ले ली है। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उस बिजनेस पर फोकस करना है जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत कम हो, मतलब जो बिजनेस बदलते समय में भी सर्वाइव कर पाए और ग्रोथ करे। जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि जो कंपनी आज सीट्स पर है वो आने वाले 15 से 20 सालों में भी सीट्स पर बनी रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन अपने आप को अपडेट करती रहती है। ऐसे में कब कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी आगे आ जाए और कौन सी कंपनी मार्केट से गायब हो जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपका पूरा फोकस उस बिजनेस पर होना चाहिए जिसमें चेंज ऑफ रेट बहुत कम हो और जो बिजनेस बदलते समय में भी सर्वाइव कर पाए। बाई डिस्ट्रेस्ड बिजनेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। एक बार वॉरेन बफेट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको अमीर बनाने का रास्ता बताता हूँ और वो ये है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब लोग लालची हों तो आप डर जाओ और जब लोग डर रहे हों तो आप लालची हो जाओ। ऑथर कहते हैं कि आपको कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट तब खरीदना चाहिए जब कोई अच्छा बिजनेस कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स के कारण कम दामों में मिल रहा हो। जैसे 2008 के मार्केट क्रैश के टाइम पर बहुत सी अच्छी कंपनीज के शेयर 40 to 50% तक डिस्काउंट में मिल रहे थे, या फिर अभी हाल ही में कोरोना के कारण मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से बहुत से ब्लू चिप स्टॉक्स बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर उपलब्ध थे। अक्सर जब मार्केट में किसी कारण से परेशानियां आती हैं तो बहुत से लोग घबराकर अपने शेयर्स को बेचने लगते हैं, जिसकी वजह से शेयर्स के दाम में गिरावट दर्ज की जाती है। ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसे ही मौक़ों की तलाश करनी चाहिए जब अच्छी कंपनीज के शेयर्स सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हों। लेकिन यहाँ ये एक बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हर सस्ता शेयर या बिजनेस अच्छा नहीं होता। आपको पहले उस बिजनेस की या उस कंपनी की पूरी स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद आपको इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि क्या वास्तव में उसका दाम उसके वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर रहा है। यदि हाँ, तो आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे पटेल जानते थे कि मोटल बिजनेस अभी टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा है और जैसे ही ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी मोटल्स फिर से अपनी ग्रोथ पकड़ेंगे, इसलिए उन्होंने मोटल्स खरीद लिए और इस तरह उन्होंने मोटल से बहुत अच्छा पैसा बनाया। बाई बिजनेसेस विद अ ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, द मोट। वॉरेन बफेट कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट एन ईजी बिजनेस फॉर कॉम्पिटिटर्स, आई वॉन्ट अ बिजनेस विद अ मोट अराउंड इट। किसी भी बिजनेस की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या उसके पास अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा एडवांटेज है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उसे अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रखती है। ऑथर इसे मोट कहते हैं। मोट मतलब एक किले के चारों ओर बनी हुई ऐसी खाई जिसे पार करना दुश्मन के लिए असंभव हो। ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसे बिजनेस को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके पास अपना एक मोट हो। मोट कई प्रकार का हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, पेटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आदि। एग्जाम्पल, मान लो एक नई कंपनी एक साबुन बनाती है तो मार्केट में कंपटीशन के कारण इसके सक्सेस के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन वहीं अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर किसी नए साबुन को लॉन्च करता है तो इसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास ब्रांड मोट है। उसका ब्रांड होने की वजह से लोग उसके नए प्रोडक्ट को भी यूज़ करेंगे। इसलिए आपको उन कंपनीज पर या बिजनेस पर फोकस करना चाहिए जिनके पास कोई ना कोई बिजनेस मोट अवश्य हो, जिसे दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए कॉपी करना आसान न हो, जिसके कारण कंपनी हमेशा अपना मार्केट शेयर बरकरार रख पाए। बेट हैविली व्हेन द ओड्स आर ओवरवेलमिंगली इन योर फेवर। जब पटेल्स ने मोटल्स खरीदे तो एक चांसेस ये भी था कि उनका ये फैसला गलत साबित हो सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। सिर्फ जो 10% डाउन पेमेंट उन्होंने दी थी वे उसे गंवा देते, बाकी 90% जो बैंक ने फाइनेंस किया था उसे तो बैंक मोटल को सेल करके वसूल कर ही लेता। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा चांसेस उनकी जीत के थे। ओड्स इस फेवर में थे कि मोटल बिजनेस दोबारा रफ्तार पकड़ेगा।
पटेल जानते थे कि अभी रिसेशन और ऑयल क्राइसिस की वजह से मोटल अपनी रियल वैल्यू से बहुत कम दाम पर मिल रहे हैं। यहाँ से उनके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत ज़्यादा था। इसलिए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने उन मोटल्स को खरीद लिया। ऑथर कहते हैं कि जब आपको ऑड्स आपके फेवर में नजर आएँ तो आपको अपना अधिकांश पैसा उस इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। यहाँ फिर वही क्लासिक धंधो स्टाइल है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। फोकस ऑन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप एक जगह से सामान सस्ते दामों पर लेकर उसे दूसरी जगह महंगे दामों पर बेच सकते हो, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, तो उसे आर्बिट्राज कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लो आप पानीपत से एक ब्लैंकेट 500 रुपये में खरीदते हो और उसे दिल्ली में 1000 रुपये में बेच देते हो, तो इस तरह आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये एक प्लेस आर्बिट्राज का उदाहरण है। इसी तरह आर्बिट्राज का प्रयोग आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो, जहाँ कई बार आपको अच्छी कंपनीज के शेयर्स सस्ती वैल्यूएशन पर मिल जाते हैं और आप उन्हें खरीद कर अपने पास कुछ टाइम होल्ड करके उनको फ़ायदे में बेचकर वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हो। इसे टाइम आर्बिट्राज कहा जाता है। इस प्रकार इन 6 प्रिंसिपल्स का प्रयोग करके आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये सभी बातें हमने सीखी हैं मोनिस पेब्राय की बुक द धंधो इन्वेस्टर से, जो आपको सिखाती हैं रिस्क को मिनिमाइज करके आप हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।